That's embarrassing. Right at the moment with us, our old friend, Mr. Bharat Singh from the Congress Party. Bharat Singh साहब नमस्कार. नमस्कार राजीव जी, नमस्कार नामबियार जी, नमस्कार नमस्कार भरत सिंह जी, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, चित्रगुप्त पूजा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कल भाऊ बीज है उसकी भी शुभकामनाएं। आपको भी इन तीनों त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में नेशन नाउ को देखने वाले सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में देखने वाले सभी हिंदुस्तान के भाइयों बहनों को दिवाली की, भाऊ बीज की और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या बात है सर, वंडरफुल। भरत सिंह जी, अच्छा ये बताएं, इसके पहले कि हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें, आपके साथ बातचीत शुरू करें, वो क्या हुआ उसका, वो अडानी के लोग आपके घर में आ गए थे, उसके बारे में जरा बताएं। सर आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। पुलिस स्टेशन में जो मैंने एप्लीकेशन दिया था, ऑफिसर का फोन आया था, इस पर जो है बातचीत हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से, ये त्यौहार के वजह से मैं भी पुणे 2-3 दिन पुणे में चला गया था। अब मैं जो है कल भाऊ बीज है, कल के बाद परसों से पहले तो मेरी डिमांड ये थी कि FIR लेना है, ट्रेस पासिंग का FIR हो गया है, बातचीत हुआ, उन्होंने बोला ठीक है सर आप आइए, मैडम को लेके साथ में हम जो है इस पे एक्शन लेंगे, जरूर लेंगे। But this is very serious. प्रदीप जी, we were not able to get you. You were in नवी मुंबई। बिल्कुल सर। और उस वक्त आपका जो नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो भरत सिंह जी अकेले मेरे साथ थे। तो he talked about a very serious event which has happened to him। और तो और छोड़िए, मतलब I am shocked by the way। I mean ये arbitrary तरीके से जिस प्रकार agencies, corporate, if they are behaving like this, it's very sad for democracy. Sir, as if they are above the law। Yes, above the law। It's a very criminal cognizance वाली बात है। In fact, Mr. Adani should be individually culpable for this offense. That's right. Because how can any officer do like this? Any officer of the corporate company come and take away the meter, without informing. Sir, tomorrow I will not be surprised if somebody like that same gentleman that you mentioned just now, like Mr. Adani or Mr. Ruya or Mr. Ambani or Mr. Sanghvi or somebody else, he might become Prime Minister of the country. One never knows. सर मुझे याद है अनिल अंबानी के वक्त जब आपने कैंपेन चालू कर दिया था अगेंस्ट रिलायंस एनर्जी, तभी भी इस प्रकार की हरकत कम होते थे, इतना दादागिरी नहीं होता था जी। ये अभी जो दादागिरी चल रहा है, that's too much to bear. I mean, impossible. How can you allow this in democracy? और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों के सामने बोल रहा हूँ, भरत सिंह जी, आपको हमारी जहाँ भी मदद लगे, जहाँ भी आप चाहें कि हम लोग आएं, आप कृपा करके बुलाएं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। प्लीज, we are with you totally। अच्छा सर, आप ये बताएं, प्रियंका गांधी जी ने आज दोबारा ट्वीट किया है फिलिस्तीन के बारे में। उन्होंने कहा कि लोगों को शर्म नहीं आती है, बच्चे मर रहे हैं वहाँ पे, इतने लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। और अभी जो फिलिस्तीन के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि यार हमने भारत सरकार से बात भी करी थी कि यार हमारी मदद करो, कुछ करो, लेकिन मदद कुछ की नहीं गई। तो ये भारत सरकार के रवैये में कुछ बदलाव आया क्या आया सर, ये बताएंगे सर भरत सिंह जी? देखिए, ऐसा लगता है कि बदलाव आया हुआ है। अब वो बदलाव का कारण जो है वो तो देश के प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि फिलिस्तीन के जो फिलिस्तीनी हैं, उन्हें जो है जिस सफर से गुजरना पड़ रहा है वो बंद होना चाहिए जी। आज बच्चे जो हैं, देखिए बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे बेचारे बच्चे उसमें डेथ हो गई है, कुछ अपनी माँ बाप के पास जो है शवों के पास बैठ के रो रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें बंद होना चाहिए। हाँ, हम थोड़ी नहीं ये कह रहे कि हम हमास के साथ हैं, किसी आतंकवादी संगठन के साथ हैं। उसका खात्मा करने का एक जो है प्लानिंग होना चाहिए, उसकी तैयारी होना चाहिए। अगर कोई 1-2 आदमी गलती करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे के पूरे जो है उस शहर को या उस घर को या उस परिवार को या कहते हैं उस एरिया को आप पूरे के पूरे नेस्ते नाबूद कर दें। ये तो सनकीपन और एक पागलपन का तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उदाहरण है। इस तरह से नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि सब के सब पूरे फिलिस्तीन में जितने भी वहाँ पे हैं वो सब आतंकवादी तो नहीं हो सकते हैं ना राजीव जी। हमारा कहने का भी तात्पर्य यही था कि जो फिलिस्तीनी है, जो वहाँ पे रहवासी है, कम से कम उनके साथ में इस तरह से नहीं होना चाहिए। पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी जा रही है, पूरे के पूरे वहां पे बमबारी हो रही है जिस तरह से, कौन बचेगा बताइए ना। ये मतलब इंसानियत बची है कि नहीं बची है? देश के प्रधानमंत्री जी को भी ये सोचना चाहिए था कि वो कांग्रेस पे तोहमत लगाएं
कांग्रेस पे आरोप लगाएं, लेकिन क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जो उनको सहयोग दिया था फिलिस्तीन को, क्या वो भी गलत था? क्या इनको आके बताना चाहिए। दुरुस्त बात है। राहुल गांधी जी ने आज कहा कि नेहरू जी एक विचार है, नेहरू जी एक थॉट है, फ्रीडम का, प्रोग्रेस और जस्टिस का। नेहरू जी हमेशा उन्होंने कहा, उनका सिद्धांत था कि भय के माध्यम से आपको कुछ करना नहीं है। जो डरो मत वाले स्लोगन जो राहुल गांधी जी आजकल इस्तेमाल कर रहे, क्या नेहरू जी से प्रेरित है? नेहरू जी से प्रेरित है, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। तो नेहरू जी के बारे में जो एक सोच है, नेहरू जी एक सोच है, जो राहुल गांधी जी का कहना है, इस पर बीजेपी सहमत नहीं है। आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो भरत सिंह जी? देखिए, बीजेपी सहमत हो या ना हो, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, न राहुल जी को कोई फर्क पड़ता है। हमारा नारा नहीं है, ये हमारा संकल्प है कि भारत के एक एक व्यक्ति को आपस में प्यार से रहना चाहिए, उनको साथ में जुड़ना चाहिए जी। हम इसी मकसद को, और राहुल जी इसी मकसद को लेके चल रहे हैं। और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अगर जो काम की है पूरे देश में, चाहे वो जब भी सरकार में आई है, तो सिर्फ वो तोड़ने का काम किए, जोड़ने का काम नहीं किए। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का और भाजपा का तोड़ो जो अभियान चलाया जा रहा है कि आपस में लड़ाओ और तोड़ो, एक तरफ कांग्रेस पार्टी और राहुल जी का जो है एक कहते हैं ना कि संवाद नहीं, जन संवाद या जन यात्रा ले लीजिए, वो हम लोग चल के लोगों के बीच में जाके ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको सबको जुड़ के रहना पड़ेगा। इसीलिए वो नारा दिया है ना कि जुड़ेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। तो जब हम जुड़ेंगे तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है। इस समय जो माहौल चल रहा है नामबियार जी देश में, भाईचारा इस समय बहुत जरूरी है, प्यार बहुत जरूरी है। नफरत से देखिए हम किसी को नहीं जीत सकते हैं, लेकिन प्यार से हम दुश्मन को भी जीत सकते हैं। तो बहुत जरूरी है प्यार से रहना। और बाकी भाजपा तो क्या कहेंगे, अब वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं, उनके विषय में चर्चा करना भी व्यर्थ है। अमित शाह जी ने आज कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया है। बोले कि वो मोदी जी है कि 550 साल के बाद जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण, और स्वयं नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान करने वाले हैं। और फिर गिनाए बीजेपी ने, मोदी जी ने क्या क्या, भव्य सोमनाथ मंदिर, भव्य केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल, और अभी अयोध्या में राम लाला। तो आप क्या बीजेपी का जो अमित शाह आज आरोप किए कि कांग्रेस राम मंदिर के खिलाफ था, विरोधी थे, 70 साल आपने इस चीज को दबा के रखा, क्या इसमें कोई सत्य है भरत सिंह जी? दो चीज मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता और नेशन नाउ को देखने वाली जनता को यह समझ में आ जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी विरोध करती और गांधी परिवार अगर विरोध करता राम जी का, तो शायद मुझे लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उसी राम मंदिर का ताला न खुलवाते। अगर किसी ने पहली बार ताला खुलवाया तो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने खुलवाया। ये कोई भाजपा के चचा जान नहीं आके खुलवाए थे जी। जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, और अमित शाह जी कह रहे हैं ना कि 70 सालों में कांग्रेस ने विरोध किया। अगर विरोध करते तो देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी न उस राम मंदिर का ताला खुलवाते, और आज जो ठोक के छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवाया तो किसी ने, वो देश के प्रधानमंत्री ने। तो माफ करिएगा, शायद नामबियार जी, देश की जनता को ये पता होना चाहिए, और देश की जनता ये जानती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही राम मंदिर का निर्माण हो सका है। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता तो क्या ये बनता? ये हमारा दुर्भाग्य था, कांग्रेस पार्टी का ये दुर्भाग्य था कि हमारी सरकार गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। अगर हमारी सरकार रहती और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता तो आज राम मंदिर ये कांग्रेस के नाम पे रहता, कि कांग्रेस पार्टी के रहते ये बना। हम राम जी की मंदिर को बना के हम कोई बड़ा काम तो कहते हैं ना कि हम क्या है, हम तो एक बस एक जरिया हो सकते हैं। राम जी का मंदिर हो या राम जी को स्थापित करना हो, वो तो भगवान है, उनको स्थापित करना हमारे बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर भाजपा छाती पीट के ये कहती है कि नहीं नहीं राम मंदिर का निर्माण तो अगर मोदी जी ने किया, तो माफ करिएगा, ये सरासर झूठ। और जिस तरह से भाजपा एक झूठ पार्टी, कहते हैं ना कि झूठ का एक कुनबा है, झूठ का एक पुलिदा है, वो है भाजपा पार्टी, और वो शायद देश की जनता जानती है।
लेकिन क्या जो जनवरी 22 को प्राण प्रतिष्ठा पूजा होगी, जिसको लेकर के हर जगह पे बाकी यात्राएं भी शुरू हो गई हैं, मंदिरों में आरतियां भी शुरू हो गई हैं, क्या एक बार फिर एक नई रामलला यात्रा शुरू हो रही है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 2024 में एक बार फिर जीत के आने वाली है? ऐसा लगता है आपको? देखिए राजीव जी, देश की जनता को अब ये तय करना पड़ेगा, देश की जनता को अब ये तय करना पड़ेगा क्या मंदिर और मस्जिद के नाम पे कब तक राजनीति करेंगे। देश की जनता को ये तय करना पड़ेगा क्या मंदिर और मस्जिद के नाम को लेके क्या यात्रा करके क्या देश की जनता का पेट भरेगा। क्या देश की जनता को अब ये भी तय करना पड़ेगा कि जो झूठे वादे करते हैं उनको उनकी जगह दिखाना बहुत जरूरी है। कोई भी पार्टी हो, जब उसे घमंड आ जाता है तो मुझे लगता है वो पार्टी बचती नहीं है। और भाजपा को शायद इसका घमंड आ गया है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। राम जी भी छोटे हो गए हैं, नरेंद्र मोदी जी अब कुछ दिन के बाद शायद ये भी प्रचार करने लगे भाजपा के लोग कि देखिए मोदी जी का फोटो तो बड़ा है, राम जी का फोटो छोटा है, क्योंकि राम जी जो है वो शरण में आ गए हैं नरेंद्र मोदी जी के। तो ये करने में भी भाजपा चुकेगी नहीं, क्योंकि उनको वोट चाहिए। हो सकता है भविष्य में ये भी दिखाया जा सकता है। तो मैं ये देश की जनता से अपील करूंगा कि देखिए, पहले बहुत जरूरी है भरपेट खाना और अपना परिवार चलाना। अगर इसकी कोई गारंटी दे सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। अगर झूठों की अगर बात करेंगे, देश की जनता को अगर झूठी सरकार चाहिए, सिर्फ बहकावे वाली सरकार चाहिए, भटकाने वाली सरकार चाहिए, लटकाने वाली सरकार चाहिए, तो वो जो है नरेंद्र मोदी जी को चुन सकती है। भरत सिंह जी, मगर हिंदुत्व ही नहीं, सिर्फ राम मंदिर के बात नहीं, भगवान राम की नहीं बात करें, नरेंद्र मोदी जी ने आप पे आरोप किया है कि आप दलित विरोधी भी है। मोदी साहब ने कहा कि आपने अंबेडकर को हराया, बाबा साहेब अंबेडकर को कांग्रेस ने हराया। आपने जगजीवन राम जी का इंसल्ट किया, जगजीवन राम की अपमान किया, उनका अपमान किया आपने। और तेलंगाना से मोदी साहब ने एक दलित ऑफिसर को CIC बना के बिठा दिया है, तो आप उससे भी नाराज है, कांग्रेस उससे भी नाराज है। तो ये डायरेक्टली राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि सोशल एम्पावरमेंट, पिछड़े लोगों का सोशल एम्पावरमेंट करना। तो कैसे मोदी साहब कह रहे हैं कि आप दलित विरोधी है, आप पिछड़े जाति के खिलाफ है, और एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। भरत सिंह जी, देखिए नामबियार जी, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि देश के 4 मुख्यमंत्री जो चल रहे हैं उसमें कौन है वो तो पता कर लीजिए कि हमने 4 मुख्यमंत्री जो बिठा के रखे हैं वो मुख्यमंत्री किस कास्ट से आते हैं। देश के हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता अध्यक्ष वो किस समाज से आते हैं। अगर ये भाजपा कहती है तो ये सरासर झूठ बोलती थी कि मोदी जी को तो समझ में नहीं आ रहा है ना ये 5 राज्यों में हो क्या रहा है। मोदी जी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे पैरों तले जो है वो रेत कैसे खिसक रही है। वो हर हाल में जितना झूठ बोल सकते हैं, देखिए झूठ ही तो बोले हैं ना अभी तक। 2014 से इतिहास देखिए नरेंद्र मोदी जी का, 2014 से 2023 तक उन्होंने जितने वादे किए, एक वादा मुझे बता दीजिए और भाजपा के प्रवक्ता को मेरे सामने बिठा दीजिए और डिबेट करवा लीजिए। 2014 से लेके अभी तक, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, अपर कास्ट हो, जितने हैं उनके प्रति मोदी जी ने क्या किया। आए थे ना महाराष्ट्र में, आप भी देखे हम भी देखे, शिरडी गए थे, वहां जरांगे जी जो है बैठे थे उपवास पे, उनको पता ही नहीं, बोले कौन जरांगे, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो कुछ यहाँ पे क्या चल रहा है वो तो हमें पता ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री को इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है इस समय देश में, माफ करिएगा महाराष्ट्र में, पूरी सरकार को नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, रात दिन जो है कभी जो है कोई वर्षा पे भागता है तो कोई जो है किसी के घर पे जा रहा है। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी वही नासिक में आते हैं बगल में ही, और उनको ये नहीं पता होता है। तो झूठ बोलने का जो है एक बड़ा इवेंट होता है ना, उस इवेंट के जो है मास्टर वो है नरेंद्र मोदी जी। तो अब उनको पता है कि केरला में जाएंगे तो नॉर्थ की बात करेंगे, क्योंकि केरला वालों को क्या पता है कि नॉर्थ में क्या चल रहा है। नॉर्थ में जाएंगे तो केरला वालों की बात करेंगे, अब नॉर्थ वालों को ये नहीं पता कि केरला में क्या हो रहा है। तो ये मोदी जी का जो है ना ये व्यक्तित्व है, वो जब से मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री बने हैं तो सिर्फ और झूठ ही बोले हैं और कुछ उन्होंने काम किया नहीं है। लेकिन फिर कहता हूं कि झूठ का जो
गुब्बारा होता है ना, बहुत जल्दी फूटता है और फूटने का समय आ गया है। भरत सिंह जी, अमित शाह जी ने कैंपेन जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, अमित शाह जी ने कहा कि जब दिग्विजय सिंह कमलनाथ का सरकार चल रहा था मध्य प्रदेश में, तो चंबल वैली में तो पूरे डकाइट का एक माहौल चल रहा था, कोई बाहर घर के बाहर निकल नहीं पाता था। तो दिग्विजय सिंह कमलनाथ सरकार चला नहीं पाए, क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाए, डाकुओं का खौफ था पूरे चंबल के क्षेत्र में। जिन्होंने कहा कि भिंड, मुरैना, पूरे चंबल, एक एक डिस्ट्रिक्ट के बात करते करते अमित शाह जी ने बताया, बोले कि वो बीजेपी की सरकार है जो आने के बाद क्राइम कंट्रोल किए, डाकुओं को काबू में कर दिया, इन्हें बहुत सारे लोगों को एलिमिनेट किया। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है कि बीजेपी ही कानून व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, कमलनाथ जी, और कैसे देखते हो भरत सिंह जी आप? सबसे बड़ा डाकू अगर कोई देश में इस समय बैठा है तो वो देश के प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी बता सकते हैं इस समय देश में सबसे बड़ा डाकू कौन है। वो तो डाकू तो ठीक था, कम से कम आते थे, जो है डाका डाल के चले जाते थे घरों में। अरे आज तो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो पार्टियों पे डाका डाला जा रहा है, सांसदों पे डाका डाला जा रहा है, विधायकों पे डाका डाला जा रहा है। ये क्या कम बड़ी डकैती है? वो पहले वाली डकैती में और इस डकैती में कितना अंतर है ये तो देख लीजिए कि चुने हुए, संविधान में चुने हुए व्यक्तियों को जो है डाका डाल के जो है अपने पाले में कर लिया जा रहा है, नहीं तो ईडी और सीबीआई को भेज दिया जा रहा है। तो ये जो डाकू, पहले जो डाकू हुआ करते थे वो मलखान सिंह होते थे, जो है फूलन देवी हुआ करते थे। अब दो डाकू पैदा हुए इस देश में, एक सीबीआई पैदा हुई है और एक ईडी पैदा हुई है। इन डाकुओं के माध्यम से सबको जो है नोटिस भेजा जाता है और उनको जो है गिरफ्तार करके ला के जो है अपनी बातों को मनवाया जाता है। तो ये देश की जनता तय करे। लेकिन एक चीज तो है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद और जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने लोगों के बीच जाकर के लोगों से मिलना शुरू किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी में भौखलाहट तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में आप जितने लोग हैं, जैसे आप हैं और बाकी आपके कार्यकर्ता जितने भी हैं, वो बहुत प्रोत्साहित हुए हैं साहब, ये तो हमने देखा है। भले जो मर्जी स्टेट हो, और तो और छोड़िए, उत्तर प्रदेश में भी पहली बार है कि मैं देख रहा हूं इतने सालों के बाद कि कांग्रेस जो है बहुत जोर शोर से, दमखम से काम कर रही है। भरत सिंह जी बताएं इसके बारे में। आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, लास्ट वाला बोल दिया, बाकी मैंने कहा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप जैसे कार्यकर्ता, आप जैसे नेता, जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो प्रोत्साहित तो हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और तो और छोड़िए, उत्तर प्रदेश से भी जो अभी रिपोर्ट आ रही है उसमें भी ये दिख रहा है कि किस प्रकार कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है बड़े दमखम के साथ बहुत काम कर रहा है, देखने में ये आया है। भरत सिंह जी बताएं इसके बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश को एक बड़ा अच्छा नेतृत्व मिला है अजय राय जी के रूप में। इस समय जो है उत्तर प्रदेश के जो है वो अध्यक्ष हैं। और अजय राय जी के बारे में आप जानते हैं कि मोदी जी के खिलाफ भी वो चुनाव लड़ चुके हैं और डरते नहीं हैं। वो जो है अजय राय जी का एक अपना व्यक्तित्व है पूरे, मुझे लगता है पूर्वांचल में, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ। वो काम में विश्वास रखते हैं और जमीन पे चल के काम करते हैं। लोगों के बीच में आप देखिएगा, वो जाते हैं लोगों के बीच में, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं और जहां तक हो सकता है वो करते भी हैं। तो ये ही कार्यकर्ताओं को चाहिए और जनता को चाहिए कि वो एक ऐसा नेता हमें मिले उत्तर प्रदेश में जो हमारी बातों को सुने और जमीनी स्तर पे हमारे मसलों को लेके वो सरकार तक पहुंचाए और लड़ भिड़ के उससे जो है हमें निजात दिलाए। यही काम इस समय अजय राय जी भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा संगठन में जो संगठन का एक जो होता है ना कि ढांचा तैयार करने का, वो अजय राय जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूती से जो है इसमें उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि मुझे लगता है कि राय जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी बदली उत्तर प्रदेश में नजर आएगी। और जब अगला चुनाव होगा विधानसभा का, तो उस समय हमारी स्थिति वहां पे जो होगी वो बहुत ही मजबूत होगी, क्योंकि जब कार्यकर्ताओं की एक अपनी फौज तैयार हो जाएगी तो हम हर तरह से वहां पे योगी जी से लड़ भिड़ लेंगे। क्या इसीलिए इस वक्त अखिलेश यादव जी आपसे परेशान हैं? देखिए, अखिलेश जी को परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे जहां तक समझ में आता है कि अखिलेश भाई को परेशानी क्यों है भाई,
आप अपनी पार्टी बढ़ाइए ना, हमने कहा है कि आप अपनी पार्टी न बढ़ाएं, आप अपनी पार्टी तो बढ़ा ही रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में चुनाव तो लड़ ही रहे हैं। तो हर पार्टी को ये अधिकार है कि वो कहीं भी चुनाव लड़ सकती है। और रहा भाई अखिलेश जी के नाराज होने का, तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी को ये समझना चाहिए कि हमारा जो गठबंधन अभी बना है, वो इंडिया गठबंधन जो बना है वो लोकसभा को लेके बना है। और अब रही बात की सहमति, आपसी सहमति होती है तो वो हर राज्यों में जाके हम जहां भी हमारी आपसी सहमति रहेगी हम वहां पे सीट बंटवारा करके चुनाव लड़ लेंगे। अगर कहीं आपसी सहमति नहीं होती है, अगर किसी की भावनाओं को ठेस लगती है या उसे लगता है कि मुझे ज्यादा सीट चाहिए, तो वो स्वतंत्र है लड़ने के लिए, लड़ सकते हैं। अखिलेश जी लड़ रहे हैं। देखिए आप आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी लड़ ही रहे हैं ना जी, बिल्कुल। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अपना, मैं फिर कह रहा हूं कि आपको अपनी पार्टी बढ़ाने का पूर्ण अधिकार है, इसको ना मैं रोक सकता हूं ना इसको कोई और रोक सकता है। मगर अगर गठबंधन की बात करते हैं अखिलेश जी, या ये कहते हैं कि नहीं ठीक नहीं है, तो मैं कहता हूं कि भाई अखिलेश जी, हमारा जो गठबंधन तैयार हुआ है, इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है, वो जो है लोकसभा के लिए तैयार हुआ। अगर हमारी आपकी सहमति बनती तो हम जो है विधानसभा में मध्य प्रदेश में भी लड़ लेते। तो ऐसा हमारा कोई मनमुटाव नहीं है अखिलेश जी से या समाजवादी पार्टी से। वो भी अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं अखिलेश जी, लेकिन भविष्य में हमें तो भी उत्तर प्रदेश में अपनी जो है मजबूती तो प्रदान करनी पड़ेगी ना। जी, दुरुस्त बात प्रदीप जी। मोदी साहब का कहना है कि देखो हमने एमएसएमईज को इतना मजबूत कर दिया, मोदी साहब ने एमएसएमईज को इतना मजबूत कर दिया कि आज के तारीख में 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। 15 करोड़ जॉब्स एमएसएमई के माध्यम से मोदी साहब ने जनरेट कर दिया। 15 करोड़ में 3.4 करोड़, मोदी साहब का कहना है 3.4 करोड़ वुमन लेडीज, उनको हमने एम्प्लॉयमेंट दे दिया। मगर आपका कहना है कि जॉब्स ही नहीं है, 2 करोड़ जॉब्स। आप जब भी कहते हो, कांग्रेस जब भी कहता है कि अब भ्रष्टाचार से छुटकारा दो, बेरोजगारी से हमको आजादी दे दो और जुमलों से आजादी दो, मोदी साहब आपको आंकड़े दे रहे हैं, आपको आंकड़े दे रहे हैं और आप कहते हैं कि मित्रकाल से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, जुमले से आजादी। तो भरत सिंह जी कहां जस्टिफाइड है? 15 करोड़ एमएसएमईज में उन्होंने क्रिएट किया है। भरत सिंह जी, देखिए मोदी जी उतना ही सत्य कह रहे हैं जितना सत्य उन्होंने 2014 में कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। ये पूरे देश की जनता और आप जैसे प्रभुत्व मीडिया कर्मी भी ये जानते हैं कि 2 करोड़ नौकरी मिली कि नहीं। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमने जो है 17 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी है, महिलाओं को नौकरी दे दी है, तो उतना ही बड़ा सच है जितना मोदी जी कह रहे हैं और देश की जनता इसको समझ रही है। बेरोजगार आज भी जो है वो भटक रहे हैं, अपने जो है बायोडाटा और फाइल जो है लेके घूम रहे हैं। पढ़ाई ग्रेजुएशन करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद आज नौकरी नहीं है। हाँ, मोदी जी के पास जरूर जो है उनके कागजी, कहते हैं ना कागजी जो एक वीर बहादुर होते हैं कि कागज पे लिख दिए कि 17 करोड़ 18 करोड़ 20 करोड़ देखिए ये मैंने नौकरी दे दिया, दिखाएंगे कि ये नौकरी हमने दे दिया है। लेकिन जब वो धरातल पे अब जब जाएंगे आप, तो आपको वहां पे नौकरी नहीं दिखेगी। कल ही मैंने एक मूवी पिक्चर देख रहा था, मुझे उसमें एक सीन आया था, वो याद आ गया मुझे कि उन्होंने एक आदमी मतलब एक मंत्री कहते हैं कि भैया जो है मैंने सीमेंट की फैक्ट्री लगा दी है, आपको जो है 200 करोड़ रुपया डोनेशन देना है। तो जो हीरो होता है वो कहता है भाई जाके जरा एक राउंड मार के तो आओ, अपना जो सीमेंट कंपनी का जो कारोबार कैसा चल रहा है। जब वो जाता है देखता है कि चारों तरफ से बाउंड्री मारी हुई है और कुछ है नहीं, उसके अंदर सिर्फ जो है एक लिखा हुआ है, नाम लिखा रहता है कंपनी का, ये कंपनी बनी हुई है। तो शायद लगता है कि मोदी जी उस पिक्चर को जरूर देखे होंगे, उसे जो है एक्सपायर होके जो है ये उन्होंने कहा होगा कि भैया हमने तो 17 करोड़ नौकरी दे दी है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, कांग्रेस पार्टी को भी नहीं समझ में आता है और देश की जनता को भी समझ में नहीं आता है कि आपने दिया है तो कम से कम उसका डाटा तो रिलीज कर दीजिए ना कि कितने लोगों को नौकरी दिया है, डाटा कर दीजिए सार्वजनिक। लेकिन यहाँ पर मोदी जी जो हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बार बार राम मंदिर का हवाला दे रही है, काशी विश्वनाथ का हवाला दे रही है और कृष्ण जन्मस्थान का हवाला दे रही है। अब यहां पे मैं आपसे पूछता हूं भरत सिंह जी, आप बताएं, अरे जो इतनी अभी तक यात्राएं हुई, वो ईंटें याद हैं अभी तक, एक रुपए की एक ईंट,
जो विश्व हिंदू परिषद ने कलेक्ट करी थी, न जाने कितने हजारों करोड़ उसमें कलेक्ट हुए, खड़ाओं यात्रा चली, और फिर जिसको पदुका यात्रा बोलते हैं, फिर उसके अलावा न जाने और कितनी अलग अलग यात्राएं हुई, तो उसका सर कभी ऑडिट नहीं होने वाला क्या? मतलब कि भाई कितने पैसे आए, क्या हुआ, कहां पर यूटिलाइज हुए, ये तो बताओ सर। आप पूछ के गलती कर रहे हैं। आपकी जरूरत नहीं होना चाहिए ये सवाल पूछने की, आप गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि उनको हिसाब देना ही नहीं ना, हिसाब लेना है सिर्फ कि नामियार जी के और जो है राजीव जी के खाते में कितने पैसे आए। अगर इतने पैसे आए तो ये कैसे आए, उसका हिसाब दीजिए। मेरे पास जो पैसे आए ना वो सब ब्लैक मनी नहीं है, व्हाइट मनी है, वो सब एकदम जायज है। लेकिन अगर जनता के पास जो पैसे हैं वो नाजायज है। अरे जब महिलाओं के 2-2 हजार रुपया निकाल लिए, अभी मैं सुन रहा था 2-4 मिनट लगता है मुझे, जो है भाजपा के प्रवक्ता महोदय पूना से जुड़े थे, मैं उनका सुन रहा था, तो मुझे तो मैं बहुत जोर से हंसा। लेकिन सिर्फ हंस ही सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि जो भाई ने खाता न भाई, जो भाजपा का है वो सही। यानी कि आप एक चीज समझ लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि पीएम केयर फंड क्यों नहीं आरटीआई के दायरे में आ सकता है भाई? देश की जनता का पैसा है वो, आपका हमारा जो है गाड़ी कमाई का पैसा है। उद्योगपति भी बेचारे, उद्योगपति मतलब सब उद्योगपति जो है वो ब्लैक का धंधा करते हैं क्या कि मैं छुपा के रखना, बताना मत। वो पैसा दिए हैं आपको, फंड दिए हैं। ये जो है दायरे में जो कहते हैं ना कि पीएम केयर फंड जो है वो आरटीआई के दायरे में नहीं आ सकता है। मैं कहता हूं कि आना चाहिए, चाहे वो हमारी पार्टी हो चाहे वो किसी की भी पार्टी हो। अगर वो दायरे में आएगा तो ये पता चलेगा कि किसको कितना फंड मिला है। सर वही नहीं है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भी जो हैं, फिर इलेक्ट्रिक वो बड़ा खेल है ना, सबसे बड़ा खेल तो इलेक्ट्रिक बॉन्ड का है। आप जो है मतलब बुला के बिठा के साइन लेते हो और बॉन्ड तैयार करवा के पैसा ले लेते हो, और उसके बाद में बोलते हो कि नहीं दूसरों को दोगे, तो उसके घर पे ईडी और सीबीआई की छापे पड़ जाती है कि आपने जो है पैसा कैसे दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक कहते हैं ना कि अघोषित आपातकाल चल रहा है। लेकिन वो रिपोर्ट तो अभी एक रिपोर्ट आई थी कि काफ़ी एनजीओज हैं पूरी दुनिया के, उन्होंने मिलकर के वो एफएटीएफ को भी भेजा है कि भाई ये ज़रा इस पे जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग वी आर सिग्नेटरीज टू द यूएन ट्रांसपेरेंसी एग्रीमेंट, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एग्रीमेंट। तो ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए भाई, कहाँ किसको कितने पैसे मिल रहे हैं, हर एक पार्टी को, सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, हर एक पार्टी को कहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं, मतलब वो मालूम होना चाहिए ना, उनकी वेबसाइट पे होना चाहिए भाई। ऐसी क्या बात है उसमें घबराने वाली बात क्या है, सीधी बात। तो ये भाजपा पारदर्शिता की बात करती है। देखिए पारदर्शिता का मतलब होता है कि आईने के सामने अगर खड़े हो जाए तो दोनों तरफ दिखे, अगर इस तरफ भी दिखे उस तरफ दिखे। तो अभी भाजपा ने क्या किया है, 2014 के बाद ये तो करते तो थे पारदर्शिता की बात, लेकिन एक तरफ है ना दीवार बना दिया कि उस तरफ का जो है ना वो दिखे नहीं, सिर्फ मेरे तरफ का ही दिखे, ओनली वन वे दिखे। तो पारदर्शिता का सिर्फ नाम है जी, भाजपा सिर्फ उसका ढोंग करती है। बाकी देश की जनता का पैसा जो है ना वो अपना माल समझती है। वो कहते हैं ना कि राम राम जपना और पराया माल अपना। तो भाजपा और देश के प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि भैया ये जो पैसे पड़े हैं ना इस देश में, वो सारे पैसे हमारे हैं। रिजर्व बैंक का पैसा मुझे लगता है कि बहुत आपातकाल स्थिति में जो है वो जो है निकाला जाता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी उस पैसे को भी निकलवा लिए। भरत सिंह जी, मगर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी खुलेआम बोल रहे हैं कि पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही नारा है, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। फडणवीस जी बोले महाराष्ट्र ग्राम पंचायत ने ये जो रिजल्ट्स आए उसने क्लियर कट दिखा दिया कि लोग अभी भी बीजेपी को सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यहां पर, उसके बाद अजित पवार जी, उसके बाद एकनाथ शिंदे जी, शरद पवार जी और उद्धव जी को भी पीछे। कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपने लेवल पे, बट टॉप 3 में वही ट्रिपल इंजन की सरकार के पूरे पार्टीज आए। तो ग्राम पंचायत क्या एक इंडिकेटर है, जैसे फडणवीस साहब कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी ही बनेगा, महाराष्ट्र से क्लियर कट है, हमने हमारा जो टारगेट है 40+ या 45 वो अचीव हो जाएगा लोकसभा में। भरत सिंह जी ठीक है, पहले तो मैं बधाई दे दूं देवेंद्र फडणवीस जी को कि आप जो है सीट जीते, आपको बहुत बहुत बधाई हो।
लेकिन क्या होता है कि जब कहते हैं ना कि दो पहलवान लड़ते हैं तो एक पहलवान हारता है, एक पहलवान जीतता है। लेकिन हारने वाला पहलवान वो ज्यादा मेहनत करता है अगली बार तैयारी करने के लिए कि उसको जीतना होता है, और जीतने वाला थोड़ा सा होता सुस्त हो जाता है कि मैं तो जीता हूं, मुझे अब क्या है, अब तो अगली बार फिर मैं हरा दूंगा। तो देवेंद्र फडणवीस जी को ये बात याद रखनी चाहिए। और दूसरी बात कि देवेंद्र फडणवीस जी ये भी तो समझें कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो कह रहे हैं उसमें एक इंजन जो है वो लगभग आधा फेल हो चुका है, और वो इंजन इस समय बीमारू इंजन हो गया है। कभी डेंगू हो जा रहा है तो कभी कुछ हो जा रहा है, कभी अचानक दिल्ली पहुंच जा रहे हैं डॉक्टर के पास कि चलो ठीक है, महाराष्ट्र के डॉक्टर, मुंबई के डॉक्टर जो है वो सही नहीं कर पा रहे हैं तो दिल्ली के डॉक्टर से चल के इंजेक्शन लिया जाए, तो वो भाग दौड़ के जो है वो दिल्ली जाया जा रहा है। तो सब कुछ ऑल इज वेल जो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी की हमारे यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है, हम सभी जो है मिल के बड़ी अच्छी सरकार बनाएंगे, तो पहले तो आपस के मसले को समझें, और एक इंजन जो खराब होने वाला है वो इंजन कभी भी फेल हो सकता है, उसके बारे में सोचें। और जो पहला इंजन जो इन्होंने लिया था वो इंजन तो ऑलरेडी महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है, और अगर नहीं समझती तो मुझे लगता है कि महानगर पालिका का चुनाव बहुत पहले करा दिया जाता था। 2-2 साल हो गए महानगर पालिका के चुनाव नहीं हुए, और महाराष्ट्र में नहीं, मुंबई में से लेके महाराष्ट्र महानगर पालिका, जितनी महानगर पालिकाएं हैं वहां की जनता त्रस्त है, काम नहीं हो रहे, ना गटर के, ना नाले के, सब ये सब जो बोलते हैं ना शौचालय के, मूलभूत जो सुविधाएं जनता को मिलती है, जनता के टैक्स जो है लेना ये जानते हैं, लेकिन आज काम नहीं हो रहे हैं, इससे परेशान है। और कहीं ना कहीं वो परेशानी का सबब यही है कि इन तीनों इंजनों में जो है वो खराबी आ चुकी है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी को एक मौका मिला है तो भाई ठीक है, आपको जो कहना है बोलना है बोल लीजिए, लेकिन आपको याद रखना चाहिए इसके पहले 3-3, 4-4 इलेक्शन जो हुए महाराष्ट्र में, उसमें आपकी दुर्दशा क्या हुई, चाहे वो आप बाई इलेक्शन ले लीजिए, चाहे वो जो है वो यहाँ का इलेक्शन था, पूना वाला इलेक्शन वहां का ले लीजिए, फिर उसके बाद में नहीं मुंह नहीं खुल पाता था, क्या करें। तो अब इस बार तो भाई दिवाली का समय है, मिठाई भी खा ले। चलते चलते सर, मोदी साहब ने एक और चीज कही है, राहुल गांधी जी को उन्होंने मूर्खों का सरदार कहा है। आवाज आ रही है सर आप? जी जी जी, देखिए ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री, और देश के प्रधानमंत्री को मैं मूर्ख कहूं तो मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं, क्योंकि कुछ गरिमा होती है, कुछ कुर्सी की गरिमा होती है, कुछ कहते हैं ना व्यक्तित्व की गरिमा होती है। अगर उनको ये लगता है कि राहुल जी मूर्ख है तो उसी मूर्ख व्यक्ति ने आपको जो है पटकनी दी कर्नाटक, उसी मूर्ख व्यक्ति ने जो है आपको जो है पटकनी दी हिमाचल में, और वही मूर्ख जो है 5 राज्यों में आपको पटकनी देने वाला है। तो इस देश की तो अब ये मोदी जी को समझना पड़ेगा कि मूर्ख कौन है, मैं हूं या राहुल जी, क्योंकि हम इतना ही कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को बनाए रखना मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का जवाबदारी और जिम्मेदारी होता है, तो मैं उस जिम्मेदारी को समझता हूं, मैं मूर्ख नहीं कहूँ। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। भरत सिंह जी, एक बार फिर आपको दीपावली की, नए साल की, भाई बीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आप सर, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम। थैंक यू। Well, the Congress not taking anything lying down, and for the first time I have seen the Congress reacting in this sarcastic manner. They are not hitting out like they used to. They're doing a lot of job, as you say. They're being very clever. Work on the ground level is fantastic. जो 5 राज्यों में जिस प्रकार से all the Congress leaders, the way they are working, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Mallikarjun Kharge, the entire team, Kamal Nath, Gehlot, they are doing extremely, I mean, the way Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi is campaigning, I have never seen them working so hard. इतने totally passionate about winning the elections, sweeping the elections. So there's an undercurrent of victory going. So I think they're more concentrating on the work. That's right. They are concentrating on the work, and probably they're not getting distracted. They're not getting distracted. Diverted. Bilkul sir, bilkul. At the moment with us from the Aam Aadmi Party